वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम ऑलरेडी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 4 लेक्चर पोस्ट कर चुके हैं। प्लीज मेक श्योर कि आपने इस लेक्चर को देखने से पहले उन सभी लेक्चर्स को जरूर देखा हो, सो दैट कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही क्लियर हो। राइट अब हम पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, एक ऐसा टॉपिक जिसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करना शुरू किया था। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का मतलब ये है कि हमारे पास मैटर के 3 स्टेट्स हैं, दैट इज द सॉलिड, द लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। और इसे हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कि जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मैटर के पार्टिकल्स में क्या चेंजेस आती हैं, हम इस प्रोसेस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट अब सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन, या इसे बोलते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। आज उसको वापस जल्दी से रिकैप भी कराऊंगी, सो दैट कि हमारी स्टोरी की कंटिन्यूएशन बनी रहे। मगर आज हमें जो पढ़ना है वो है लिक्विड से गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में हम कन्वर्जन कैसे करते हैं मैटर की। सो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। कैसे एक लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सब्सटेंस को। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम और एक आज सीखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को, दैट वाज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जल्दी से पिछले लेक्चर को पहले रिवाइज करते हैं और फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। चलिए शुरू करें। हमने ये पिछले लेक्चर में सीखा था कि कैसे हम एक फॉर्म ऑफ मैटर को दूसरी फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेंज करनी होती है द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। अब अगर हम इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा वीक कर दें तो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑब्वियसली थोड़ी एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। और अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास ना रह के दूर दूर हो जाएं थोड़ी सी, तो वो क्या बन जाएगा, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। और अगर हम उन इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को और भी कम कर सकें तो पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत 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 दूर चले जाएंगे। और अगर वो बहुत 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 दूर चले गए तो हमारे पास आ जाएगी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो एक मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमें क्या चेंज करना होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं या तो टेम्परेचर में चेंज लेके आके, या उसे कम कर सकते हैं या उसको ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें कि कैसी चेंज चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज है जो कि इस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर सकती है, दैट इज गोइंग टू बी प्रेशर। अगेन प्रेशर को अगर हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंज होगा, और अगर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज में चेंज होगा तो मैटर की स्टेट में चेंज आएगा। फैक्टर्स हैं जो कि एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था कि कैसे टेम्परेचर की चेंज से हम वन स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमने किया था एक एक्सपेरिमेंट। आई होप आप सब लोगों को याद है कि हमने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर के अंदर आइस क्यूब्स लिए थे, उसमें हमने थर्मामीटर डाला था सो दैट कि हम कोई भी टेम्परेचर चेंज को नोट डाउन कर सकें। राइट फिर उसके बाद हमने एक बर्नर के साथ इस आइस को हीट करना शुरू किया और साथ साथ में टेम्परेचर को हम नोट डाउन करते गए।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने -5 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहला टेम्परेचर नोट डाउन किया था जब हमने बर्नर को ऑन नहीं किया था, और फिर उसके बाद हमने रीडिंग्स को देखना शुरू किया जैसे ही हमने नीचे बर्नर को ऑन किया, तो बर्नर क्या कर रहा था, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा था आइस को, राइट। और टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और एक स्टेट ऐसा आया कि जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, हम अभी हीट करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, बट हम देख रहे थे कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर का कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो चेंज आ किस चीज में रहा था, वेल चेंज आ रहा था कि जो आइस थी अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही थी। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, मगर आइस जो थी वो मेल्ट होके लिक्विड वाटर फॉर्म कर रही थी। हम नोट कर रहे थे टेम्परेचर को, मगर थर्मामीटर पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। थ्रू आउट दिस कन्वर्जन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, राइट। और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। पिछले लेक्चर में हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि ऐसा क्यों होता है। आइस के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बहुत कम थी। मगर जैसे ही हमने उसको हीट करना शुरू किया तो हीट क्या देता है, टेम्परेचर में चेंज, ठीक है। और जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो हमने स्टडी किया था कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे तेजी तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो गए। हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसे आया कि पार्टिकल्स कहते भैया हीट, हमें अब और इतनी तेजी से एक ही जगह पे मूव नहीं कर सकते, प्लीज हमारे बीच में जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करो, सो दैट कि हम थोड़ी दूर दूर जा सके। एक ही पोजीशन पे हम अब इतनी देर और तेजी से वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो वेल हीट कहती है ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ और तुम्हारे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना शुरू कर देती हूँ। तो वो टेम्परेचर जब तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तब हम देख रहे थे कि टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा था, मगर जैसे ही हीट ने काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना शुरू कर दिया, उसको वीक करना शुरू किया, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ नहीं, इसलिए टेम्परेचर पे भी कोई चेंज नहीं आया। थर्मोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट रही एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वीक होने की वजह से पार्टिकल्स के अब पास कैपेसिटी थी कि वो एक दूसरे से दूर दूर जा सके, और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू करते हैं तो आइस मेल्ट होके वाटर को फॉर्म करती है, राइट। तो अब ये जो हीट हमने सप्लाई की मेल्टिंग पॉइंट पे आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो एक छुपी हुई हीट थी जो हमें थर्मामीटर पे टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हमें हीट दी मगर वो कहाँ गायब हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था थर्मामीटर पे। बट अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हीट सप्लाई हो रही थी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करने में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को आगे और बढ़ाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना लिक्विड वाटर। अब ये लिक्विड वाटर किस टेम्परेचर पे है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमने अब हीट करना उसको रोका नहीं, हम उसको और हीट करते जा रहे हैं, हम उसको हीट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो अब ये जो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर है इसके पार्टिकल्स की अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कब तक, वेल ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को हम हीट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं टेम्परेचर साइड बाय साइड।
राइट हमने नोट किया कि 0 डिग्री सेल्सियस से बड़े मजे से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आई, ठीक है। मगर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच गया तो अब क्या हो गया, वेल अगेन टेम्परेचर में चेंज होना बंद हो गया। अब हम फिर से देखते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर कुछ बॉइलिंग शुरू हो गई, वो स्टीम फॉर्म करना शुरू हो गया, मगर टेम्परेचर में अब कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम हीट करते ही जा रहे हैं, हीट करते ही जा रहे हैं, मगर हमें थर्मामीटर पे कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रही। अगेन वो हीट कहीं पे गायब होती जा रही है, कहाँ पे गायब होती जा रही है, अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो कहाँ पे गायब हो रही है। वो अगेन जो वाटर के लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगेन अब वीक करने का काम करना शुरू हो गए, और जैसे ही वो वीक करने का काम करना शुरू होते हैं पार्टिकल्स थोड़ी और दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं, एंड वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट गैसियस फॉर्म। अगेन दोबारा से बोलूंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट अगेन दोबारा से एक्सपेरिमेंट बोलते हुए कि हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने उसको हीट करना शुरू किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता गया, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि हम हीट करते जा रहे हैं और टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम, राइट। और इस टेम्परेचर को जहां पे लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, एक लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो अब हम अंडरस्टैंड अगेन करते हैं कि लिक्विड से जब वेपर फॉर्म होता है या बॉइलिंग और वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आती हैं इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास वाटर था, वाटर को हमने हीट करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हुई इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट थी वो ज्यादा हो गई, right? So increase in the temperature is contributing to the increase in the kinetic energy of the particles of water. The particles start moving more freely. तो पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में पहले भी मूव कर रहे थे, सॉलिड स्टेट में तो वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, मगर लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो मूव कर सकते हैं मगर उतना नहीं मूव कर सकते जितना कि वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में अभी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। तो जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फिक्स्ड सा डिस्टेंस हमेशा मेंटेन्ड रहता है, मगर जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये पार्टिकल्स ज्यादा फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो एक मूवमेंट तक ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो दूसरा पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बहुत दूर नहीं जाने दे रहा। तो अगेन अब ये पार्टिकल्स हीट को क्या करेंगे, बस भैया जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, अब इससे ज्यादा हमारे में कैपेसिटी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ साथ मूव करें, राइट। तो ये पार्टिकल्स हीट को कहते हैं कि हमारे बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको थोड़ा कम कर दो, हम थोड़ा दूर दूर एक दूसरे से जा सकें, क्योंकि इतनी काइनेटिक एनर्जी आने के बाद हम एक दूसरे के साथ साथ बंधे नहीं रह सकते, राइट। सो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, दैट इज 373 केल्विन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप लोग सब जानते हो कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने इसको पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आएगा ऑन द केल्विन स्केल। तो 100 + 273 इज गोइंग टू बी 373 केल्विन, ठीक है। सो 373 केल्विन इज दैट टेम्परेचर जहां पे लिक्विड वाटर के पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो अपनी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं और वो मूव करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर, एंड द लिक्विड स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। और लिक्विड वाटर जब गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं स्टीम, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि पार्टिकल्स में सबसे पहले जब
वो एक सॉलिड था, तो हमने सॉलिड को हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ता गया जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती थी और वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पे अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम होना शुरू हो गया, उसको वीक करना शुरू हो गया, इसलिए टेम्परेचर में नहीं चेंज हुआ और सारे का सारा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड आ गया वाटर, तो हमने उसको हीट करना शुरू किया। 100 डिग्री सेल्सियस तक यही प्रोसेस चलता रहा। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रही। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद हीट को कहती है प्लीज अब हमारी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दो, हमें दूर दूर जाना है। तो पार्टिकल फोर्स पे काम करना शुरू कर देती है हीट, तो हीट उस पर काम करती है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर गैस कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, दैट इज स्टीम। तो वो जो हीट एनर्जी यूज हुई टू कन्वर्ट अ liquid into the gaseous state of matter, now that is called as the latent heat of vaporization. ठीक है, so the process of converting liquid into gas on heating is called as boiling. The temperature at which the liquid starts boiling at atmospheric pressure is called as the boiling point. The boiling point of water is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin, and during the conversion of water into steam the temperature remains constant. ठीक है, तो वो क्यों constant था? तो अब जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि जितनी भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो हीट एनर्जी किस में जाती है, वो उस इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जाती है, राइट? सो द हीट एनर्जी दैट इज सप्लाइड is used to convert the whole of the liquid water to steam. इसीलिए हमारे थर्मोमीटर पे टेम्परेचर का राइज शो नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता। ये हीट को हम नहीं देख पाते और इसीलिए ये है लेटेंट हीट, राइट? ये है हिडन हीट। लेटेंट का मतलब हिडन। So the heat energy supplied to convert 1 kilogram of a liquid to convert it into its vapor state at its boiling point is called as the latent heat of vaporization. तो किसी भी लिक्विड को अगर आपको उसके वेपर स्टेट में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करना है तो वो जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उसके लिए ये अमाउंट मेंशन करना जरूरी है क्योंकि अगर हमारे पास अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें हीट एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। तो 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर उसके वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना हो एट द बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट जो हमें दिखाई नहीं देती, वो हीट जो कि पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज होती है, वो हीट जो कि काइनेटिक एनर्जी का अंदर कोई भी चेंज नहीं लेके आती, वो हीट जिसे हम थर्मोमीटर पे एज अ टेम्परेचर चेंज नहीं देख पाते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और वाटर के केस में ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है दैट इज 22.59 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। तो 1 किलोग्राम के लिए हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन कन्वर्ट लिक्विड वाटर इनटू द वेपर स्टेट। ओके, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमारे पास है वाटर लिक्विड at 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम ऑल्सो एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों ही इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे पास पहले होगा वाटर, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हम उस पे 22.59 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी हीट सप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। हमारे पास है वाटर एज अ लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? वेल,
बिल्कुल सही सोचा आपने। स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होगी। कैसे हम सोच सकते हैं? पहली चीज तो हम ये सोच सकते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं। स्टीम में एक गैसियस स्टेट आ गई वाटर की, तो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं। जो दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, हमें मालूम है कि उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और इसका मतलब है स्टीम के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा है। अब हमने जो अंडरस्टैंड किया कंसेप्ट, उसके बेसिस पे भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टीम के पास जो एनर्जी है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर को जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया और उससे हमें जब स्टीम बनानी थी, तो हमें उस वाटर को कुछ और एनर्जी देनी पड़ी स्टीम बनाने के लिए, जिसे हमने बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टीम के पास वाटर के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा हीट है, जो छिपी हुई हीट है, जो लेटेंट हीट है, right? So the energy possessed by steam at 373 Kelvin or 100 degrees Celsius is much more than that possessed by liquid water at 373 Kelvin. This is because steam at 373 Kelvin possesses this extra hidden energy called latent heat of vaporization. ठीक है? I hope the concept is clear. Okay, good. अब इससे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस भी निकलती है, एक बहुत एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट निकलती है। Why is steam causing more burns than water at 373 Kelvin? तो हम इसको अब आंसर कर सकते हैं कि स्टीम हमें ज्यादा जलाएगी वाटर के कंपैरिजन में, चाहे दोनों का टेम्परेचर सेम हो 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी थी। ठीक है? सो आई होप आप लोगों इसको याद रखोगे। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर इन सब एप्लीकेशंस को वन बाय वन में आपके साथ दोबारा से डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे को उस सब्सटेंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है? अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, तो उसका मीनिंग ये है कि हमें उस सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ी, टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थी। So boiling point of a liquid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. Similarly, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि melting point of a solid is also an indication of the strength of the force of attraction between the particles. जितना melting point किसी substance का ज्यादा, कितना boiling point किसी substance का ज्यादा, उसका meaning ये है कि उसके particles के बीच में forces of attraction ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Higher the melting point of a solid, stronger are the forces of attraction between the particles. ठीक है? So हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या higher the boiling point of a liquid, stronger are the forces of attraction between its particles. Clear? चलिए अब आपसे क्वेश्चन और पूछती हूँ। हमने वाटर लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमने उसको हीट किया, क्या बनेगा उससे? स्टीम बनेगी। स्टीम को हम और क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं वाटर वेपर। हम वाटर की गैसियस स्टेट को वाटर वेपर क्यों कहते हैं? हम उसे वाटर गैस क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो बनी तो गैस ही है ना? तो वाटर वेपर हो चाहे वो स्टीम हम उसे कहें, मगर होती तो वो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर ही है। तो हम उसे वाटर गैस क्यों नहीं कहते, हम उसे वाटर वेपर क्यों कहते हैं? क्या कुछ फर्क होता है वेपर और गैस में? चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड वेपर। So vapor, the gaseous state of a substance that normally exists as a solid or liquid is called as vapor. ठीक है? तो कोई भी एक सब्सटेंस जो अपने रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड या लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करती है, जब हम उसे उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसे कहते हैं वेपर। जैसे कि वाटर लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वाटर की गैसियस स्टेट को हम बोलेंगे वाटर वेपर।
सिमिलरली अगर हम आयोडीन को लें तो रूम टेम्परेचर पे आयोडीन एक सॉलिड है। अगर हम उसे उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस गैसियस स्टेट ऑफ आयोडीन को क्या बोलेंगे? आयोडीन वेपर। सिमिलरली कैम्फर, नेफ्थलीन, ये सब क्या है? ये सॉलिड्स हैं। जब हम इन्हें हीट करके इनकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाएंगे कैम्फर के वेपर, नैफ्थलीन के वेपर। तो कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड या लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करती है, जब हम उसे उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग द सब्सटेंस, उस गैसियस स्टेट को हम वेपर बोलते हैं। जबकि अगर कोई ऐसी सब्सटेंस हो जो ऑर्डिनरी कंडीशंस पे एक गैस की तरह ही एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम बोलेंगे गैस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑक्सीजन गैस, वी हैव नाइट्रोजन गैस। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैस की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप अब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वेपर में और गैस में क्या फर्क है। एक सब्सटेंस जो अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड है, उसे अगर आप गैस में कन्वर्ट करोगे तो हम उसे वेपर बोलेंगे। मगर अगर एक सब्सटेंस नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस पे गैस की तरह ही एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे गैस बोलते हैं। हूं कि हमने ये जो आज स्टडी किया उसको आप इस ग्राफ के ऊपर अंडरस्टैंड करें। हमने यहाँ पे लिया है एक्स एक्सिस पे हीट एडेड। इसका मतलब है जैसे जैसे हम आगे फर्दर मूव करेंगे इसमें जो हम हीट की अमाउंट है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि आपने उस एक्सपेरिमेंट में अंडरस्टैंड किया जो आज हमने किया, राइट। तो ये सारे के सारी वो स्टडी है कि जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में जो टेम्परेचर लिया था दैट वाज -5 डिग्री सेल्सियस, राइट। इस -5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे हमने आइस को लिया और हमने उसको हीट करना शुरू किया। तो वो हीट हम बढ़ाते गए -5 से -4, -3, -2, -1 और 0 पे हम पहुंच गए। तो ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने उस आइस को हीट किया और टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हम देखते हैं कि वो आइस मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म करना शुरू कर देती है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती है और उसमें जो टेम्परेचर है कोई भी चेंज नहीं होता। तो हीट ऐड होती जा रही है और टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसको हम ग्राफ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच गए जहां पे सारी की सारी आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी। अभी हम और फर्दर हीट ऐड कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। कब तक? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या टेम्परेचर हो जाएगा? बिल्कुल सही। अब ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे तो अगेन क्या होगा? लिक्विड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द गैस, राइट। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन शुरू होगा। तो अगेन क्या होगा? टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट रहेगा चाहे हम हीट बढ़ाते रहेंगे, राइट। और ये सारे के सारा लिक्विड एक टाइम तक क्या होगा? गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। उसके बाद अगर आप फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। वी विल बी गेटिंग स्टीम एट अ हायर टेम्परेचर, ओके। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनना शुरू हो गया और वो बन के बाद उसके बाद भी अगर आप कॉन्टिन्यूअस हीटिंग करते रहोगे तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। उसके बाद जहां पे हमने एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अभी कैसे गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, इस कंडेंसेशन को प्रोसेस को अंडरस्टैंड हमें करना है। फिर वापस जब हम एक लिक्विड से सॉलिड फॉर्म करेंगे, फ्रीजिंग प्रोसेस होगा, उसे अभी हमें अंडरस्टैंड करना है, बट दैट वी विल बी डूइंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स।
सो जल्दी से आज का ये लेक्चर रिकैप करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर में से देखते हैं। सो सबसे पहला, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये डेफिनेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, the heat energy required to convert 1 kilogram of a liquid into its gaseous state at its boiling point is called as the latent heat of vaporization. उसके बाद, higher the melting point of the solid, stronger will be the forces of attraction between the particles. Similarly, higher is going to be the boiling point, stronger are going to be the forces of attraction between the particles. सो अब यहाँ से एटलीस्ट हमें एक कंक्लूजन तो जरूर कर सकते हैं कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अभी इसका आगे का पार्ट बाकी है, मगर डेफिनेटली हमने टेम्परेचर को चेंज करके सॉलिड से लिक्विड फॉर्म किया, लिक्विड से गैस फॉर्म किया। तो यस, अ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हमारे यहाँ पे फिनिश होती है डिस्कशन ऑन द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एंड कन्वर्टिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस बाय द वेपराइजेशन और बॉइलिंग प्रोसेस। आगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ। सो प्लीज बी विद मी फॉर लेक्चर नंबर 6। अभी तक इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at h2ochemistry@gmail.com. So see you again. Have a nice day. And yes, last one request. Please do subscribe to the channel. Click on the like link and share with your friends if you're liking. Thank you. Have a nice day. God bless you.